बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग ए स्पेशल प्रोग्राम चैंपियंस ट्रॉफी रिव्यू और मैं हूं आसिफ खान। और आज हम क्या आपके लिए लेकर आए हैं चैंपियंस ट्रॉफी रिव्यू से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वी विल टॉक अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी एंड चैंपियंस ट्रॉफी ओनली, जिसके मुकाबले अभी हुए हैं। पाकिस्तान का पहला मुकाबला था न्यूजीलैंड से, पाकिस्तान को शिकस्त हुई। दूसरे मैच में भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया और अब तीसरा मुकाबला आज आप देखेंगे। साउथ अफ्रीका अफ़गानिस्तान का मुकाबला करेगी नेशनल स्टेडियम कराची में। तो ये तो उसका इंट्रोडक्शन है, लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं करने क्या वाला हूँ, बहुत खुसूसी प्रोग्राम है आज का। और खुसूसी इस लिहाज से कि जो शख्सियत मैंने बुलाई है वो बहुत खुसूसी है। उसकी उन शख्सियात के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँगा कि टेस्ट मैच तो पाकिस्तान के लिए खेले वो, और टेस्ट मैच उन्होंने 50 टेस्ट मैच खेले, 176 के करीब विकटें हासिल की। फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट भी बहुत खेले, 250 के करीब फ़र्स्ट क्लास मैचेस में विकेट्स हासिल की, 999। ये तो तारुफ एक तरफ हो गया, लेकिन उन जैसा लेफ़्ट आर्म लेग स्पिनर अभी तक पाकिस्तान को मैसर नहीं आया, एक बात। दूसरी बात ये कि उनका जो टेस्ट मैच में हाईलाइट आप सुनते हैं ना, तो उनके बारे में कहा जाता है कि बेंगलोर का टेस्ट मैच हुआ था 1987 वाला, उसमें उनकी परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान 16 रन से जीता था भारत से। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ यही परफॉर्मेंस नहीं है, उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज़ थी, उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ थी, उसके बाद श्रीलंका के साथ सीरीज़ थी जिसमें वो जा नहीं पाए। ये इनकी काम की एक जहत है। दूसरी जहत में ये चीफ सेलेक्टर बनकर पाकिस्तान की टीम को सर्व किया। 2010 के अवाइल में ये चीफ सेलेक्टर भी थे, उसके बाद भी गाए चीफ सेलेक्टर रहे। और एक ख़ास बात बतौर चीफ सेलेक्टर इनसे मुंसलिक है, वो क्या है वो भी आपसे बात करेंगे। और तीसरी जहत जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डेवलपमेंट ऑफ द गेम में इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कईयों से बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई क्लास कंट्रीब्यूशन है। 1992 में इन्होंने नेशनल बैंक ज्वाइन किया था बतौर एडमिनिस्ट्रेटर। वैसे तो 71 से खेल रहे थे नेशनल बैंक से, लेकिन बतौर एडमिनिस्ट्रेटर इन्होंने नेशनल बैंक को ज्वाइन किया और नेशनल बैंक से इतना ज़बरदस्त काम किया कि लोग आज भी, मैं जाता हूँ ना नेशनल बैंक स्टेडियम, तो लोग याद करते हैं कि वो साहब जब थे ना, जब क्रिकेट का उरूज था, जब खिलाड़ियों की जो काम खिलाड़ियों के लिए किया जाता था वो शानदार है। उसके अलावा भी मुख्तलिफ ओहदों में पाकिस्तान क्रिकेट से मुंसलिक रहे। इकबाल कासिम साहब मेरे साथ बैठे हैं। कुछ कमी बेशी हो गई तो इकबाल भाई माफ़ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे कुछ कमी बेशी तो नहीं? नहीं, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी बड़ी मेहरबानी की। नहीं, एक कमी रह गई। 999 फर्स्ट क्लास विकटें हैं आपकी 249 मैचेस में। जी 999 ही क्यों? वो असल प्रॉब्लम ये थी कि मुझे उस ज़माने में इतने रिकॉर्ड की कलेक्शन का कुछ आइडिया नहीं था, और ना ही ऐसे कोई जय्यद स्टैटिशियंस थे। एक पीरज़ादा साहब होते थे, तो वो भी मुश्किल से ही मुलाकात होती थी। तो मुझे आइडिया नहीं था कि क्या मेरी विकेटों की तादाद कितनी है और क्या नहीं, और इतना तो वो नहीं। फिर मुझे एक दिन वो मिल गए जब मैंने क्रिकेट छोड़ दी, तो कोई 3-4 महीने बाद मिले मुझे पीरज़ादा साहब। तो वो कह रहे हैं कि यार वो इकबाल भाई आपने, यार मैंने बड़ी छानबीन की और बड़ा मैंने रिकॉर्ड कलेक्शन किया, तो आपकी 999 विकटें निकलती हैं, और वो मैंने विजडम को भी भेज दी हैं और उधर भी। तो आप एक मैच खेल लेते हैं। मैंने कहा यार आप मुझे पहले मिलते तो शायद मैं ये कंसीडर करता, मगर अब क्योंकि मैंने ऐलान कह दिया है अपने डिपार्टमेंट को भी कि अब मैं नहीं खेलूँगा, तो कोई बात नहीं, अल्लाह की ये मर्ज़ी है। उसमें 999 कौन से इतने बड़े लोग, इतने सारे लोग हैं, याद रखने वाले 999 को भी याद रखेंगे। तो इसलिए क्योंकि फिर ये मुनासिब नहीं था कि मैं वापस आता और एक विकेट के लिए मुझे वो करना पड़ता, तो इसलिए रह गई कमी रहे। तो ये समझे कि मालूमात ना होने की वजह से हुआ। जैसे जहांगीर खान का रिकॉर्ड है, जहांगीर खान इज स्क्वॉश लेजेंड, 555 555। जी बिल्कुल। तो आप हैं 999। तो आप ये भी एक तरह से हो गया। तो जहांगीर भाई से मुलाकात होती है आपकी? कभी ऐसे मैं कुछ और बात करने लगा था, लेकिन मिल जाते हैं, कभी याद कर लेते हैं। मतलब आपके ज़माने के तो वो खिलाड़ी थे ना, तो आप अब वो PIA से खेलते थे, आप नेशनल बैंक से खेलते थे। वो भी लेजेंड है सर। अरे वो तो कौन भूल सकता है उनकी तो क्या बात है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और तो अब थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ आऊँगा, लेकिन इकबाल भाई की मौजूदगी से फ़ायदा उठाता रहेंगे हम, क्योंकि इतना इनका तजर्बा है, इतना इनका वसी मुख्तलिफ़ फील्ड में तजर्बा है। तो कहाँ से शुरू करें? आपके बतौर खिलाड़ी शुरू करूँ मैं, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर शुरू करूँ? आप असिस्टेंट मैनेजर भी रहे टीम के, फिर चीफ सेलेक्टर भी रहे, फिर नेशनल बैंक से, आप खुद चूज़ करें कहाँ से शुरू करूँ? देखिए, क्रिकेट का एक सफ़र है, और क्रिकेट 20 साल मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, 12-13 साल पाकिस्तान के लिए खेली, और पहला जो टूर था वो ऑस्ट्रेलिया का था, और
1977 के टूर की बात कर रहा हूँ। तो मैं लकी हूँ इस लिहाज से कि मुझे वो सारे सीनियर मेरे जो थे, जिनको मैं कमेंट्री उस ज़माने में टीवी तो इतना ज़्यादा था नहीं, तो रेडियो भी सुना करते थे। आसिफ इकबाल है, मुश्ताक हैं, सादिक मोहम्मद हैं, वसीम बारी हैं, सलीम अल्ताफ़ थे, मसूद इंतखाब आलम साहब थे। तो ये सारे वो लेजेंड थे जो जिनको हम सुना करते थे और स्कूल डेज़ के अंदर, और फिर उनके बारे में। तो जब उनके साथ हम 6 लड़के थे जो उस टूर पे शामिल हुए थे, जिसमें हारून रशीद था, सिकंदर बक था, जावेद मियाँदाद था, मोहसिन खान था, मैं था। तो इस तरह से ये हम 5-6 आदमी जो थे वो टूर में इंडक्ट हुए थे। और उनके अंडर में उस ज़माने की जो तरबियत थी वो बड़ी अच्छी थी कि सीनियर के साथ एक जूनियर होता था, तो वो हमको उठना बैठना सारी कैसे यहाँ के माहौल के, क्योंकि आप एक एम्बेसडर की हैसियत से जाते हैं तो टूर के ऊपर, तो जो तरीक़ेकार था वो सिखाते थे। लेट नाइट नहीं करनी, ये नहीं करना, खाते वक्त क्या करना चाहिए, कहीं महफिल में जाएं तो कैसे बैठना चाहिए, सब चीज़ें वो सिखाते। अच्छा इकबाल भी लेफ़्ट आर्म लेग स्पिनर आप थे, आपसे पहले नज़ीर जूनियर साहब या इंतखाब आलम साहब, ये तो राइट आर्म एक लेग स्पिनर थे, एक ऑफ स्पिनर थे। कौन इंस्पिरेशन कौन था आपकी कि आपने लेफ्ट आर्म? हमारे जब थे मैंने जो देखा वो स्टार्ट करूँ तो मैं आगा मुनव्वर साहब एक होते थे लेफ़्ट आर्म स्पिनर, वो पाकिस्तान से कम खेले, शायद एक आध मैच खेले हैं वो इंटरनेशनल। और फिर नसीम गनी थे, परवेज़ सज्जाद थे, ये वो लोग थे जो लेजेंड चले आ रहे थे। मगर उसके जब मैंने हमारी सिलेक्शन के वक्त जो थे मेरे साथी जो थे, उसमें मुबशिर सज्जाद थे, अब्दुल रकीब थे, अमीन लाखानी थे, और पिंडी इस्लामाबाद से वहाब थे। तो ये 5-6 आदमी, और नदीम अंसारी होते थे कराची में। वो हम सब उम्मीदवार दोस्त भी थे और उम्मीदवार भी थे पाकिस्तान टीम के लिए। तो आई वाज लकी, मेरा कुर्रे फाल मेरे नाम निकल आया। तो आपको अब पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे आते हैं, अभी मैचेस पे जाऊंगा मैं। मतलब पाकिस्तान में लेफ़्ट आर्म लेग स्पिनर इतना ज़्यादा नहीं आते। अब नुमान अली आया बड़े अरसे के बाद, मतलब इतनी ज़्यादा, और डोमेस्टिक में भी मैं देख रहा हूँ आजकल कोई लेफ़्ट आर्म स्पिनर नहीं है। देखिए नुमान अली जो है ना वो खेल रहा था काफ़ी दिनों से फर्स्ट क्लास क्रिकेट, केरल से, हैदराबाद रीजन से भी खेला और केरल से भी खेला। जब हम चीफ सेलेक्टर थे और जब हम 2010 में 11-12 में, तो उस ज़माने में रीजन से भी सिलेक्ट होता था। इज़ ए नाइस बॉय, अच्छा लड़का है और अच्छी मेहनत की उसने, लगातार वो मुस्तकिल, उसने कभी दिल नहीं छोड़ा, और अल्टीमेटली अल्लाह पाक ने उसको ये ऑनर दिया और वो खेला और माशाल्लाह अपने करियर के ऐसी पोजीशन में अच्छी परफॉर्म की, पाकिस्तान के लिए नाम पैदा किया। ये हुआ, साजिद हुआ, इन दोनों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो थी वो पिछले दिनों काफ़ी मुश्किलात से गुजर रही थी और टीम सेटल नहीं थी, शिकस्त हो रही थी। तो आकिब जावेद का इंडक्शन हुआ और उसने टर्न अराउंड किया। तो कम से कम फतेह से, नथिंग लाइक सक्सेस, देखिए कामयाबी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो पाकिस्तान को जीत की ज़रूरत थी उस वक्त, मोराल भी, आवाम का भी और खेलने वालों का भी मोराल डाउन था। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ ऑल क्रेडिट गोज़ टू मोहसिन नकवी साहब की, जिन्होंने आकिब को लेके आए और वो आकिब ने ये एक पॉलिसी स्ट्रेटजी बनाई और वो टेस्ट मैच में इन दोनों को इस्तेमाल किया। आकिब साहब को लेकर आए, फिर वो टीम के इंटरिम हेड कोच भी हैं, आप आजकल सिलेक्शन भी वो देख रहे हैं। तो आपने नुमान और साजिद की बात की, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में इन दोनों में से किसी की ज़रूरत थी पाकिस्तान को? क्योंकि आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान में अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और दुबई में हो रही है तो आपको स्पेशलाइज्ड स्पिनर की ज़रूरत पड़ेगी। आप नहीं या तो आपके पास ऐसा होना जैसे दूसरी टीमों के पास अच्छे ऑलराउंडर हैं इक्वली, जैसे एक्सर जो है वो उनका इंडिया का है, ऐसे बहुत सारे दूसरे वहाँ पर न्यूजीलैंड की भी जो लेफ्ट आर्म स्पिनर वो बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। इस तरह से बहुत सारी टीमों के पास अच्छे स्पिनर्स भी हैं और वो जो ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते भी हैं। हमारे पास ऐसी अभी कोई ब्रीड नहीं है, ना हमारे पास ऐसे कोई प्लेयर है, तो हमें स्पेशलाइज की ज़रूरत है। हम ज़रा सी बॉलिंग को अपनी एडजस्ट कर लेते और एक स्पिनर में से दो तो शायद लग्जरी हो जाती, मगर एक स्पिनर को ज़रूर आपको इंक्लूड करना चाहिए। आपको चॉइस दी जाए तो साजिद या नुमान? मैं समझता हूँ साजिद की ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती, क्योंकि ऑफ स्पिनर है और इसका बॉल जो है वो
कंपैरेटिवली नोमान के टर्न होता है तो वो तेज़ी से ऊपर आता है और अभी वो फील्डिंग भी बेहतर करता है, अभी वो बैटिंग भी ठीक कर लेता है। अभी उसमें गुंजाइश थी कि हम उसको चांस दे सकते थे। आप उसको ये दूसरी टीमों के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ हुई, ट्रायंगल सीरीज़ थी, उसमें ट्राई कर लेते तो अगर माइंड में होता तो ट्राई करते। उन्होंने इत्तेफाक से उन्होंने माइंड में रखा ही नहीं इस चीज़ को, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा हमारे को आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अभी देख लीजिए हो रहा है। और प्रॉब्लम हुआ पहला मैच जो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से खेला जी, अब उसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई, बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई पाकिस्तान के खिलाफ। पहले बने 300 प्लस रन, तो उसके बाद न्यूजीलैंड ने 60 रन से मुकाबला जीत लिया। ये स्कोर शीट है, 2 सेंचुरीज बनी और उसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से खुजल शाह, बाबर आजम, उसके अलावा 42 रन बनाए सलमान अली आगा ने, फ़खर जमान ने। तो ये स्कोर शीट है। इकबाल भाई, पहले तो टॉस के बारे में बहुत बात हो रही है कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर जो फील्डिंग का फैसला किया वो ठीक नहीं था। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। देखिए, टू बी फेयर, मैं इस बात पे कि पाकिस्तान ने 73 वो 3 आउट कर दिए थे, यानी जो ऊपर की न्यूजीलैंड की बैकबोन उनकी तो तोड़ दी थी। अब सिर्फ आपको उस मोमेंटम को कंटिन्यू करना चाहिए था वहीं से। इत्तेफाक से आप क्रेडिट दें न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को कि उन्होंने उस पूरे वक्फे को बड़े इत्मीनान से, जो प्रेशर में आ गई थी टीम, वो लेथम ने और यंग ने बहुत अच्छे तरीके से टीम को निकाला और उसमें कोई जल्दबाजी नहीं की। पहले वो आप देखिए, पहले वो रन्स को एक्यूमुलेट करते रहे, सिंगल सिंगल, डबल डबल, वो एक प्रेशर जो था बॉलरों का वो ऑफ करते रहे। जैसे ही आप 30, 35, 25 ओवर के, जब 30 से 40 ओवर की तरफ जाने लगे तो उन्होंने मोमेंटम को तेज़ किया और आखिर में फिलिप्स ने उसको 40 बॉलों में 69 रन स्कोर करके एकदम स्कोर को जो बढ़ा दिया। वहाँ हम विकेट लेने में फेल हुए। 30 से 40 ओवर के दरमियान हमारी जो एक तो कैपेसिटी क्या गलती थी जो जिसको दुरुस्त किया जा सकता था कि दरमियान के जो ओवर हैं 10 से 40 वाले? क्योंकि आपके माइंड में स्पिन अटैक था ही नहीं। आपके पास जो 2 स्पिनर थे, एक था वो अबरार, उसने भी पूरे ओवर नहीं किए हैं मेरे ख्याल है, लेटर पार्ट में शायद किए हों। जी बोलते जाइए। अबरार ने भी ओवर नहीं किया। दूसरा आखिर के आगा सलमान उसने भी वो तो मेक शिफ्ट है ना, वही तो नहीं, ये गलत। ये भी तो मैं समझा, ये हमारी मिस्टेक क्या है कि हम आगा को कंसीडर ही नहीं कर रहे एज ए स्पिनर और एज ए ऑलराउंडर करें। आप ले तो नाम तो लिख रहे हैं उसका एज ए ऑलराउंडर, मगर उसको यूटिलाइज करें ना। वो तो बेहतरीन बॉलर है, वो बेहतरीन बॉलर है। अगर आपके पास स्पेशलाइज नहीं है तो उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और उससे ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और वो गेंद अच्छी करता है, वो उसको खुद, आप यकीन कर लें, मेरा तजुर्बा है, वो खुद उसको सेल्फ बिलीव नहीं है। अगर उसको थोड़ा सा कोई समझाए कि भाई वी बिलीव इन यू, आप डिलीवर कर सकते हो। देखिए बैटिंग में जैसे जैसे इसको आप खिलाते जा रहे हैं वो निखरता जा रहा है, वो रन्स कर रहा है, वो अब खुली शॉटें भी खेलने लगा है, तो ही इज़ इन मेकिंग ऑफ स्टार। तो आप उसको पूरा ये बॉलिंग का भी बनाए ना, उसको गेंद करने के लिए भी इसको जोर दें कि वो गेंद जो है वो तवज्जो से करे। तो कौन बनाएगा स्पिनर? ये पाकिस्तान के जो स्पिन बॉलिंग कोच है वो अब्दुल रहमान है, वो भी लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं आपकी तरह। तो रहमान को आप मशवरा दे रहे हैं अभी तो वहाँ नहीं, मैं रहमान या चॉइस है कैप्टन की, अंदर फील्ड के अंदर कैप्टन ने इस काम लेना है ना यार। वो तो बाहर रहमान तो बाहर बैठ के उनको टिप देगा, बातें करेगा उनके साथ कि कैसे बॉलिंग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो उसको उसकी गाइडेंस हो सकती है वो देगा, ठीक है ना। मगर अंदर इस्तेमाल तो कप्तान ने करना है। कप्तान ने उसको कम इस्तेमाल किया और कप्तान को इस पर ट्रस्ट करना चाहिए कि यार ये मेरा नंबर 1 बॉलर है, अब मेरे पास स्पिनर कोई नहीं, अब यही है, तो मुझे इसके ऊपर भरोसा करके उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। कप्तान की कप्तानी में आपको कुछ नज़र आती है, कुछ ऐसी सुकम, कुछ ऐसी कमियां? क्योंकि ये देखा गया कि वो किसी बॉलर को लंबा रन नहीं दे रहे, किसी भी बॉलर को। वो 3 ओवर करता है हटा लेते हैं, फिर 4 ओवर करता है हटा लेते हैं, ये देखा गया रिजवान की कप्तानी में। वो आई थिंक 50 ओवर को ब्रेकअप करने के, मेरा नहीं ख्याल है ये स्ट्रेटजी सही है। अगर कोई बॉलर अच्छा कर रहा है, सम टाइम ऐसा होता है बॉलर का रिदम आया होता है, हाँ। वो आपको ऑन द ट्रैक अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेट देम डू इट, वो आपको करने दें। उसके आप 1-2 ओवर तो रोक सकते हैं, मगर आप बिल्कुल ब्रेक करके 3-3 ओवर के बाद चेंज करें जैसे बकौल आपके, तो वो सही नहीं है। जब रिदम आया हो तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। और ऐसा ख़ास तौर पे देखिए, पहले 10 ओवर में तो आप ज़्यादा स्पिनर्स का कम इस्तेमाल करते हैं और
जब आप लेटर पार्ट में आते हैं तो 30 ओवर के बाद, 25 ओवर के बाद सिलसिला 40 ओवर तक आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपके स्पिनर आके बीच के अंदर वो रोल प्ले करें, उसमें विकेट भी ले लें, उसमें चांस भी ले लें, उसमें आप रन्स भी रोक लें, उसमें विकेटें भी ले लें। तो वो एक टाइम होता है जहाँ पर आप रन्स भी कम देने और विकेट भी लेनी है, ताकि वो मोमेंटम टूटे, क्योंकि एंड में आखिरी 10 ओवर में तो मार कुटाई होनी हो, तो आप विकेटें बचा के जो टीम रखती है तो वो फिर काम आती है। तो हमने वो कोशिश करनी है वो उसमें कि ब्रेक थ्रू मिल जाए, ताकि वो कम नीचे वालों को भी कम प्रेशर हो जाए और ये हो जाए। ये स्ट्रेटजी जो है, ये जब तक कि कैप्टन अपने दिमाग में ये नहीं बिठाएंगे कि मुझे अपने प्लेयरों को, कौन से प्लेयरों को किस स्टेज पे लाके बॉलिंग करनी है और उसे कितनी देर करानी है। अगर सिर्फ आप ये एक फार्मूले के या 3-3, 4-4 ओवर को मैं कैलकुलेशन में करूँगा कि आखिर में मेरे पास 2 बॉलर 3 बॉलर ऐसे हों जिनके 5 ओवर हो, तो वो नहीं होना चाहिए। वो एट द मोमेंट चलते रहना चाहिए, उसी में आपकी कैलकुलेशन जारी रहे कि यार अगर ये बॉलिंग अच्छी कर रहा है तो मैं इसको करा लेता हूँ, फिर मैं इसको देखूँगा इसको दूसरे को कैसे मैं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि बॉलर तो सारे इक्वल ही होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की बॉलिंग फिगर्स अगर देखें उसमें बहुत सारे, मतलब शाहीन अफरीदी ने 68 रन दिए, 83 रन दिए हारिस रऊफ़ ने, नसीम शाह ने 63 रन दिए, अबरार ने 47 रन दिए। पाकिस्तान के जो आखिरी 10 ओवर का खेल है वो पिछले 3 मुकाबले तो मैंने देखे हैं 100 से ज़्यादा रन दिए। इस मैच में भी आपने 113 रन दिए आखिरी 10 ओवर में। तो ये शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, ये सीनियर बॉलर्स हैं, हारिस रऊफ़, इनको भी तो कुछ करने की ज़रूरत है। नहीं, हारिस रऊफ़ को देखिए, अब आपने एंड में इस्तेमाल करते हैं आप, उसमें वो रन्स भी देता है और उसी में एक आध विकेट उसको मिल जाती है, तो वो उसकी टैली, विकेट की तो टैली बढ़ रही है। हाँ। मगर वो हमारे लिए डैमेजिंग हो रहा है कि वो रन ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अब थोड़ी सी इसके ऊपर कंसीडर करना चाहिए कि वाई हम कहीं क्यों ना हारिस को थोड़े से, क्योंकि एंड में आके सब वो पूरा जोर ही लगाने की उसमें लगा रहता है और उसकी वजह से वाइट बॉलें भी हो रही हैं, उसकी वजह से लाइन भी अभी इंजरी से होके आया है वापस, उसको थोड़ा टाइम चाहिए था। तो हमने ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको एट द स्पॉट डिसीजन मेकिंग करनी है, वही कप्तानी है। और कप्तानी ये तो नहीं है कि आप फार्मूला कप्तानी नहीं करनी है आपको कि यार इसको ओपनर भेज दो, इसको 3 नंबर भेज दो, इसको 4 नंबर भेज दो। वो तो ये देखना है कि गेम की मोमेंट क्या है, किस तरीके से चलना है। अब जैसे मिसाल तौर पे एक गलत फहमी हो रही है जो लोगों को, वो फ़खर जमा को 4थे नंबर पे भेजने की। हाँ। तो ये मैं क्लियर कर दूं आपके तवज्जुह से कि रूल गेम का ये है कि अगर आप इंजरी हो जाती है आपकी तो आप और बाहर चले जाते हैं, तो जब आप दोबारा बैटिंग में आते हैं तो आप 2 विकेटें जब गिर जाएंगी उसके बाद आपको बैटिंग अलाउ है, उससे पहले अलाउ नहीं है। नॉर्मली लोगों का ये ख्याल था कि फ़खर जमा जो है 4थे नंबर पे आए हैं तो या तो ओपन कर लेते आके, तो वो ओपन नहीं कर सकते थे, वो रूल के मुताबिक उनको 2 विकेटों के गिरने के बाद ही आना था। तो ये एक कन्फ्यूजन है जो लोग वो कर रहे हैं कि भाई बाबर क्यों नहीं पहले आ गया, ये फ़खर क्यों नहीं पहले आ गया, तो ये बात है। हाँ, ये अलग बात है कि कप्तान, अगर मैं कप्तान होता तो अगर फ़खर अनफिट थे तो मैं उनको नहीं भेजता, उनको मैं नीचे रखता। फ़खर की आपने बात की तो मेरा टॉपिक तो ये आगे था, लेकिन उसकी इंजरी, जिस तरह से इंजरी उसको हुई, यहाँ से शुरू करते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा कोई एफर्ट तो उसने नहीं की थी, इसका मतलब है कि वो कैरी शायद कर रहा था इंजरी पहले से। देखिए, ये जो इंजरी प्लेयर की होती है तो प्लेयर ही बता सकता है। अब मैं इस वक्त अगर ये कहूँ कि यार वो इंजरी की नेचर कम है, वो डॉक्टर भी थे, उनके साथ बहुत सारा पूरा अमला है, तो वो अमला जो है वो सब चीज़ों को देखता है कि किस तरीके से इंजरी हुई है और उनका इलाज भी वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है, कैप्टन बता सकता है, फिजियो बता सकता है, डॉक्टर बता सकता है। क्योंकि इनसे डायरेक्ट तो बात नहीं हुई मेरी। हाँ। लेकिन मोहम्मद आमिर को मैं सुन रहा था, उनकी इनसे बात हुई थी। अच्छा। तो वो कह रहे थे कि रिब्स के अंदर कोई खिंचाव आया और बहुत तकलीफ हो रही है, सांस लेने में भी मुझे तकलीफ हो रही है। तो ये स्ट्रेन कहते हैं इसको, क्योंकि एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं कुछ भी नहीं कहूँगा इस पर। सिर्फ आमिर की जो बात थी कि इधर दबाव आया, इधर उसका, तो हो सकता है कि मसल कोई पुल हो गया हो, जो या मसल में अंदर जख्म आ गया हो, अंदर तकलीफ हो गई हो, ये तो हो सकता है। इंटरनल इंजरी हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ये सब कुछ हो सकता है। तो ये हम प्लेयर पे ही छोड़ते हैं और मेडिकल टीम पे छोड़ते हैं जो एग्जामिन करेगी। और अगर वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया तो कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं चाहता कि वो टीम छोड़ दे या मैच छोड़ दे। इतना बड़ा इवेंट है जो आया है 6-7 साल बाद,
तो वो उसका और दुनिया उसको देखने को लिए बैठी हुई थी। और कितने लोगों ने तो सांस उनका सही हुआ है, इंडियन का और दूसरी टीमों का, कि फ़खर जमान जो है वो आउट हो गया। तो और हमारी बैड लक ये थी कि साइम अय्यूब भी हमारा निकल गया। हालांकि लेटली वो पहले तो आया तो इतनी ज़्यादा उसकी वो नहीं थी, लेकिन जब वो उसने फॉर्म में आना शुरू हुआ तो सबकी नज़रें उसके ऊपर गई हुई हैं और वो भी अनफिट हो गया। फ़खर को बचाया नहीं जा सकता था? 2 आउट होने के बाद फ़खर को भेजना ज़रूरत नहीं थी, मुझे लगता हाँ, है। ये आप बात दुरुस्त कहते हैं। ये मैं भी एग्री करता हूँ कि अगर ऐसी इंजरी थी कि हमें फ़खर की ज़रूरत थी आगे, तो अगर हम उसको डैमेज करने की बजाय उसको रहने देते और उसकी जगह देखिए ना, उसकी वजह से क्या हुआ कि मोमेंटम स्लो हो गया और जो बाबर खेल रहा था अब बाबर पे भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लोगों ने ये कहना शुरू किया स्लो खेल गया। भाई वो स्लो खेल गया, लेकिन सामने रन लेने वाला जो था वो 1 रन से ज़्यादा नहीं दौड़ सकता था। 2 की जगह वो 1 ले रहा था, 3 की जगह वो 1 ले रहा था, क्योंकि उसको वो इंजरी थी। वो अब उसको कैसे उसके साथ दौड़ा सकता है उसको। तो अगर 10 ओवर वो खड़ा रहा है फ़खर, तो उतने ही स्लो वो खेला है बाबर, क्योंकि उसको वो इसको कवर नहीं कर सकता था। तो ये भी एक इशू था। तो अगर ये थोड़ी सी अक्लमंदी करते और जब भाग नहीं सकता था तो उसको नहीं भेजना था, क्योंकि ऊपर तो रन लेने हैं भाग भाग के। आपको 1 के 2 रन है वो कलेक्ट करना है। जब तक अगर रनिंग बिटवीन द विकेट नहीं सही होगी तो आप कैसे रन बना सकते हैं? रन नहीं बना सकते। ठीक है इकबाल, कासिम साहब मेरे साथ बैठे हैं और बहुत तफसील से पाकिस्तान की हार को एनालाइज कर रहे हैं। इकबाल, कासिम साहब, एक ब्रेक यहाँ पे लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके यहीं से सिलसिला जोड़ते हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी रिव्यू में एक मरतबा फिर खुशामदेद। हम रिव्यू कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी का और उस मैच का जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान हुआ और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से शिकस्त दी। क्या वजूहत रही उस पर बात हो रही है। इकबाल, कासिम साहब बैठे हैं। हम बाबर आजम पर बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। तो ये तफसील है बाबर की। इकबाल भाई, आखिरी 10 इनिंग्स में उसने जो रन्स किए 64 किए, फिर 29 किए, फिर 23 किए, फिर 10 किए, फिर 52, 73। तो इस तरह से उसका स्कोर, मतलब वो स्टार्ट तो लेता है लेकिन वो फिनिश नहीं कर पा रहा। ये अवामी शिकायत भी यही कि वो फिनिश नहीं कर पाते। देखिए बाबर जो है ना, वो कभी भी ऊंची हिट खेलने वाला प्लेयर नहीं है। यानी आप ये कहें कि वो आते ही वो छक्के के चौके मारे, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो खेलता है बुकिश स्टाइल पे, ठीक है, गैप्स के खेलता है। गेंद आगे पड़ी होगी, कवर ड्राइव इसकी ब्यूटीफुल होती है, ठीक है, पुल बड़े अच्छे करता है। अगर उसको शॉर्ट बॉल करे तो वो ओपनर आता है, वो इसीलिए आता है कि उसको पता होता है कि पहले वो जो आपके जो फील्डर्स होते हैं वो 2 ही बाहर होते हैं, तो उसमें गैप ज़्यादा होते हैं, तो आप चांस ले सकते हैं उसके ऊपर रन बनाने के लिए। तो उसका पेयर था रिजवान के साथ। वो पेयर की वजह से क्या होता था कि रिजवान तेज़ खेलता था, ये अपना आराम से जो अपना एक्यूमुलेशन करता रहता था, या फ़खर के साथ। अनफॉर्चुनेटली फ़खर जो है वो अनफिट हो गया, वरना आपको इस मैच में बेहतर नज़र आती पोजीशन। तो रिजवान बाबर जो है वो हमेशा थोड़ा टाइम लेता है विकेट पे जाने के बाद, मगर उसका पार्टनर साथ हो तो उसका रनिंग बिटवीन द विकेट भी बेहतर होती है। और सामने से लड़का दूसरा जो रिजवान होता है या दूसरा पार्टनर होता है वो थोड़ा तेज़ खेलता है, ये अपना थोड़ा टाइम लेते हैं। तो इस लिहाज से ही आपको अब जब ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो बाबर एक्सपोज हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, फिर उसको लगता है कि यार ये बहुत स्लो खेल गया। मगर उसके साथ अगर अच्छा पेयर हो जाए तो वो आप देखिए मुख्तलिफ लगेगा आपको।
भैया कितने खूबसूरत शॉट खेलता है, कवर ड्राइव बहुत शुरू जैसा किया था। देखिए हर प्लेयर, देखिए ये आया था तो एकदम आते ही माशाल्लाह अल्लाह ने उसको बहुत इज्जत दी और बड़ी अच्छी फॉर्म में था वो। और उसके बाद वक्त के साथ साथ जो है जब अच्छी फॉर्म होती है और अच्छा प्लेयर होता है तो आदमी को प्रॉब्लम। अब आप देखिए इसका जब ये आउट होगा तो इसका कैच देखिए कैसा कैच किया उन्होंने। चलिए इसका कैच तो कदरे आसान था, लेकिन रिजवान का कैच जो जो लिया था वो था, लेकिन बाबर आउट हो जाता है। मतलब इसको इस शेल से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टे ऑन द विकेट। जितना आप विकेट पर ठहरेंगे उतना आपका एडवांटेज। आप शटल करते रहें, आप अब 1-1 2-2 1-1 2-2 2-2 2-2 3-3 2-2 चौके पे रन कम जाएं। अगर देखिए किसी भी अच्छे प्लेयर को मैंने देखा है कि जब वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाए या उसके रन्स उतने एक्सपेक्टेड नहीं जो एक्सपेक्ट कर रहा हो नहीं बन रहे, तो उसका काम ये होता है कि वो रोटेशन करता है, आप स्ट्राइक रोटेट करता है। किसी प्लेयर की मिसाल आपको याद हो आपके ज़माने में? बहुत सारे, ज़हीर अब्बास साहब, गवास्कर इवन मुश्किल वक्त में आया तो वो उसने अपने आराम से कंसंट्रेशन की, खेलता रहा, रोटेशन की और अपने अब दूसरे पार्टनर को मौका देता था कि वो खेले ज़्यादा। तो इससे क्या होता है कि आप विकेट पे ज़्यादा देर रहते हैं, ज़्यादा आपकी फोकस होती है, ज़्यादा आप खेलते हैं। अब क्योंकि वनडे और ये टूर्नामेंट जैसे T20 में तो आप ये नहीं कर सकते। वनडे में स्टिल उसके साथ अगर एक पार्टनर आप देखिएगा, कोई अच्छा पार्टनर इसके साथ जाएगा, वो रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी अच्छी होगी तो आपको बाबर डिफरेंट लगेगा और इमीडिएटली आप बाबर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता देखिए वक्त ओवर के साथ साथ उसकी चेंजेस आती रहेंगी। मगर क्योंकि इस वाले मैच में मामला डिफरेंट थे, कोई स्टेबल रहा ही नहीं, एकदम विकटें भी गिरने लगी हैं दूसरे एंड से, तो फिर आप बाबर से भी अगर ये एक तवक्को रखें कि वो हिट मार के आउट हो जाए तो फिर तो अच्छी बात नहीं ठीक है। और एज ओपनर बाबर आजम आप एग्री करते हैं अगर कि वनडे खेलना है उसने तो वो एज ए ओपनर ही खेल सकता है, बाकी और कोई जगह नहीं है वनडे मतलब एज ओपनर? हालांकि 3 नंबर पे उसके रन ज़्यादा हैं। रन 3 नंबर पे अगर आप खिलाएंगे भी, चलिए मैं ये भी एडवांटेज देता हूँ कि चलिए वन ओपन नहीं करते तो वो 3 नंबर पे आ जाए, लेकिन उसको उससे रन अगर आपने लेने हैं तो ऊपर ही ले सकते हैं क्योंकि वो खुला शॉट नहीं खेलता, वो टेक्निकल खेलता है। अब लोगों को अब आइडिया हो गया कि इसके मुंह के पास गेंद नहीं करनी है, उसको शॉट ऑफ द लेंथ गेंद करते हैं। पहले क्या होता था, गेंद आ जाती थी वो ड्राइव, आप देखिए ज़्यादा रन इसके कवर ड्राइव्स के होते थे, ठीक है ना, और या ऑन द टोज जो लेग साइड पे खेलता है वो ऑन ड्राइव वो उस पर होते थे। अब उन्होंने गेंदें खींच के करना शुरू की है उसको। एक और चीज़ नोट की कि लेफ्ट आर्म स्पिनर पे ही आउट हो रहा है या स्पिनर पे आउट हो रहा है, ये भी और विराट सारे बैट्समैन आपके कोहली और ये अगर इसका मुवाजना करें, कल कोहली भी आउट हुए, जी बिल्कुल, उनको आउट किया रिशाद ने जो लेग स्पिनर है, ये आउट हुए सेंटनर की बॉल पर और अक्सर आउट होता है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जनरली आप देखिए स्पिन जहाँ हो रही है वहाँ दुनिया की तमाम बैट्समैन जो हैं वो हिले हुए हैं, उनसे वो मैनेज नहीं कर पाते। बहुत कम ऐसे होते हैं जो आगे खेल जाते हैं। स्पिन पे बॉल ब्रेक होता है और ये जो ऊपर खेलने वाले बैट्समैन हैं उनको आदत है फास्ट बॉलर को खेलने की, प्रैक्टिस उनकी होती नहीं है ना, नेट के अंदर वो ऐसे स्पिनर्स के साथ इतनी प्रैक्टिस करते हो, तो वो जब ऐसे कंपटीशन में कहीं विकेट अगर आ गए स्पिन विकेट, तो आप देखिए इंग्लैंड की टीम हो, ऑस्ट्रेलियन टीम हो, सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी यही हो गया कि पाकिस्तानी बैट्समैन अब स्पिनर्स पे प्रैक्टिस कम करते हैं और ऐसे स्पिनर भी अब ये नौमान और साजिद जैसे स्पिनर को आप खेलें सारे बैट्समैन तो भी हमारी बैटिंग बेहतर हो सकती है। और यही हाल इंडिया के अंदर भी है। इंडिया में तो विराट कोहली जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है, वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है और स्ट्रगल करने से निकलना कैसे चाहिए वो मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें ये होता है कि आप शॉटें मारना बंद कर दें, आप कोशिश करें रोटेशन की, फ़ौरन अपनी रन लें, जान छोड़ाएं, दूसरे एंड पे चले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा विकेट के ऊपर टाइम दें। और आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उतनी आपको समझ आनी शुरू होगी और आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए आपका टाइमिंग भी बैटिंग की टाइमिंग भी सही हो जाएगी, आपके शॉट्स भी लगना शुरू हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि विराट कोहली का साथ भी वो कोशिश कर रहा है कि तेज़ी से निकल जाऊँ, तेज़ी से नहीं निकलेंगे, इसमें तेज़ी का ज़रूरत ही नहीं है, इसमें आराम से आप रोटेशन पे रहें। हाँ बॉल रन, एक बॉल पर बॉल रन लेना शुरू कर दें, कोई इशू नहीं है। फील्डिंग का जो मेयार आपने देखा उसके बारे में क्या कहें? फील्डिंग का मेयार देखिए, ये नाइट क्रिकेट के अंदर नॉर्मली आप ये देखें कि जो कैचेस हाई कैचेस होते हैं
वो स्काई हाई होने की वजह से बहुत मुश्किल कैचेस पकड़े भी हैं लोगों ने, मगर चांसेस ये कि छूट जाते हैं यार। और ये आजकल सारी टीमों के साथ ये हो रहा है। उसकी वजह यह है कि वो लाइट की इंटेंसिटी और इसकी वजह से भी कभी कभी रिफ्लेक्शन की वजह से हो जाता है। मगर ओवरऑल आप स्लाइडिंग और फील्ड प्लेसिंग और रन आउट और ये तो सबका बेहतर हुआ है। पाकिस्तान ने भी इसमें बहुत मेहनत की है। चलें इस वक्त लेता हूँ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करूँगा। ग्रेसफुल हो। वेलकम बैक टू द चैंपियंस ट्रॉफी रिव्यू। इस पर हम बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ मौजूआत आते चले जा रहे हैं और हम उस पर डिस्कस करते चले जा रहे हैं। अब मौजू क्या है आज मुकाबला भी होना है कराची के नेशनल स्टेडियम में, जहां अफगानिस्तान की टीम विल टेक ऑन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की टीम बॉलिंग के एतबार से खासी मजबूत नज़र आती है। फास्ट बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी है, स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं। कशफ महाराज भी है, शमसी भी है उनकी स्पिन लाइनअप में, और दूसरी तरफ नूर है और राशिद खान है, नबी है, ये स्पिनर्स हैं। उनके अलावा नवीन नहीं, दूसरा फास्ट बॉलर उनके साथ है। तो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मुकाबला देखने वाला है। आज 2 बजे शुरू होगा कराची के नेशनल स्टेडियम पे। पीटीवी स्पोर्ट्स विल शो यू द लाइव एक्शन फ्रॉम द नेशनल स्टेडियम कराची, और उससे पहले हमारी जो रेगुलर ट्रांसमिशन होती है वो भी आप देख पाएंगे। इकबाल भाई, इस मैच का तो हो गया। अब अगला जो बड़ा मुकाबला है पाकिस्तान और इंडिया दुबई में खेलेंगे, और दोनों टीम्स एक मैच खेल चुकी हैं। इंडिया के मैच की हमने तफसील से बात की, पाकिस्तान के मैच की तफसील से बात की। अब वहाँ दुबई में क्या स्पिन अटैक होगा? आप खेल देखते हैं कि स्पिनर्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि शामी ने 5 आउट किए वहाँ पर, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ बांग्लादेश का रिशाद जो लेग स्पिनर है उसने भी आउट किए। तो ये क्या कॉम्बिनेशन क्या बनाना चाहिए पाकिस्तान को? मेरे हिसाब से देखिए, कल का जो इंडिया का बांग्लादेश का जो मैच था उसमें शामी ने आउट किए, लेकिन वो सिर्फ उसने लाइन से और थोड़ी बहुत मूवमेंट से आउट किए उन्होंने। हाँ, ये मैच समरी है। कम स्कोर हुआ, 228 रन बनाए थे, और बांग्लादेश ने बहुत अच्छा मुकाबला किया। देखिए 5 आउट हो गए थे उनके 50 रन पे, वहाँ से रिकवरी डाली है। और एक बैट्समैन था रॉय ने सेंचुरी की उसने। तो और उसने ये कोई पैनिक ही नहीं हुआ। वो असल चीज़ हमको लर्न करना चाहिए। देखिए मैं ये कहता हूँ कि हमारी टीम के जो लड़के जो बैट्समैन हैं वो ये मैचेस देखना चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास जितने बैट्समैन हैं वो किसी के 40 मैच हो चुके हैं, किसी के 70 मैच हो चुके हैं। उनका एक्सपीरियंस इतना है कि वो बड़े आराम से विकेट पे आते हैं और बड़े कॉन्फिडेंटली खेलते हैं, उनको कोई इशू नहीं होता। बैटिंग में आउट होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बॉलिंग पे कोई भी आउट हो सकता है, बड़े बड़े प्लेयर आउट हो जाते हैं वो अलग बात है, मगर पैनिक नहीं होते वो। कल भी इंडिया जो था, अगर ज़रा सा वो कैचेस वगैरह हो जाते तो वो पैनिक की पोजीशन हो सकती थी, मगर आप देखिए गिल ने बड़े इत्मीनान से खड़े होके मज़े के साथ खेलता रहा, और उसने जहाँ मौका लगता था वहाँ तेज़ खेल लेता था, जहाँ मौका लगता था वो स्लो भी खेल जाता था, मगर उसने पूरा गेम जो है अपने गिर्द घुमाया और वो इंडिया को सेफ पोजीशन में लेकर निकल गए, ठीक है ना। मगर एट द सेम टाइम बांग्लादेश को ऑल क्रेडिट गोज़ टू देम कि इतने नामसाइद सिचुएशन के बावजूद कि 50 पे 5 आउट हो गए और 230 का स्कोर किया उन्होंने, और बड़े अच्छे तरीके से कोई पैनिक ही नहीं हुए, आराम से खेलते रहे। अभी अगर थोड़ी सी उनमें वो इंजरी ना होती प्लेयर को तो शायद हो सकता है तो 10-20 रन और ज़्यादा बन जाते। और उन्होंने इस तरह बॉलिंग में भी फाइट करते रहे। बड़े बड़े नामवर खिलाड़ी हैं जिनको देख के वैसे ही आदमी का वो हो जाता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा और गिल, और ये
मगर उन्होंने अपनी लाइन डायरेक्शन नहीं छोड़ी, अपनी जगह पे गेंद करते रहे और आहिस्ता 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 जो प्रेशर जो था वो इंडिया पे डालते रहे। तो 40-45 ओवर तक मैच ले जाना बड़ी बात थी। मैं समझता हूँ इसका क्रेडिट उनको जाता है। तो ये चीज़ सामने देखने के बाद अब आपको देखना है कि इंडिया जो है वो स्पिन डिपार्टमेंट के उसके पास बुमराह की एब्सेंस जो है ना वो उनको खलेगी। वो एक वाहिद ऐसा बॉलर था जो बहुत डेंजरस था हर टीम के लिए। तो अब उनके पास सिर्फ शामी रह गया है बॉलिंग में और स्पिनर्स हैं। तो आपकी पूरी जो बैटिंग लाइनअप है वो उनका जो पूरा अटैक होगा बॉलिंग का वो स्पिन पर ही होगा। वो विकेट भी आपकी नरम होगी, जाहिर है वो वहाँ पर स्टेशन हैं तो वो हर वक्त विकेट को देख रहे हैं, उनको विकेट के बारे में भी तजुर्बा है। वो इस लिहाज से विकेटें बनते हुए भी आप देखिए ड्राई विकेटें बन रही हैं बिल्कुल। शामी 14 महीने के बाद वापस आया जी जी और पहले मैच में ऐसी परफॉर्मेंस। जी ये मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ लाइन एंड डायरेक्शन पे गेंद की है। ये आउट होते हुए विकेटें हैं शामी की, जी हाँ, शानदार परफॉर्मेंस। ये इसकी तारीफ करना होगी, ये वापस आया है और वापस आने के बाद ऐसी परफॉर्मेंस। और देखिए अच्छे बॉलर की यही निशानी होती है कि जब आप इंजरी से वापस आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करते, आप एक जगह पे लाइन पे गेंद करते रहते हैं। अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करें और बैट्समैन के ऊपर देखते रहे। उन्होंने आगे कम बॉल किए, हालांकि उनको उसने अच्छा खेला है लड़के ने, मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि शामी को क्रेडिट जाता है कि इतनी इंजरी के बाद आना और अच्छी बॉलिंग करना। और विराट कोहली इतना ज़्यादा फॉर्म में नज़र नहीं आया, 22 रन किए उसने सिर्फ। वो अनफॉर्चुनेटली वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त। विराट कोहली बड़ा नाम है, वो अपने इस नाम को मेंटेन करने के लिए पूरी ट्राई कर रहे हैं और एफर्ट्स कर रहे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली किस्मत थोड़ी सी ज़रा रूठी हुई लगती है मुझे उनसे। तो मोस्ट प्रॉब्ली होपफुली अच्छे प्लेयरों के लिए दुआई हो सकती है कि तो विराट कोहली के लिए मशवरा क्या है आपका? मशवरा मेरा यही है कि आप देखिए हीरो नहीं बने, आपका नाम है उसको मेंटेन करने की कोशिश करें और ऐसी पोजीशन में जब आप स्ट्रगल कर रहे हो और आपसे रन नहीं हो रहे हो तो स्ट्राइक को रोटेट करें और थोड़ा वेट करें, विकेट के ऊपर थोड़ा टाइम लगाएं ताकि आपकी जो आई कोऑर्डिनेशन जो ख़राब हो गई है वो दोबारा से सेट हो जाए और फिर उसके बाद आप शॉट खेल सकते हैं। तो आपने जो बात की हीरो ना बने, मुझे इससे याद आ गया 1987 का वो टेस्ट मैच जिसमें आप हीरो बन गए थे। जी जी। तो आपको हीरो बनने का मशवरा सुना इंडिया से ही किसी ने दिया था या कोई टिप आपको इंडिया से किसी ने दी थी? देखिए पहले तो हम वो जो मैच था ना उसके सारे हीरो थे, मैं अकेला नहीं था। जो जीत में सब साथी होते हैं, तो नथिंग लाइक सक्सेस। एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि उसमें हमें एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जो हमेशा लोग याद रखते हैं और लोग सुनना भी चाहते हैं। वो रेस्ट डे, उस ज़माने में टेस्ट मैच में एक रेस्ट डे होता था, तो रेस्ट डे को BCCI का एक फंक्शन था उसी होटल में जहाँ हम ठहरे हुए थे। तो 5 बजे हमको जाना था, तो मैं और तौसीफ रूममेट थे, तो हम 4:30 बजे 4:45 बजे तैयार हो गए, नीचे हो गए, टाई वाई पहन के पहुँच गए फंक्शन में। हम गए तो वो पंडाल खाली पड़ा हुआ था और सिर्फ मिशन सिंह बेदी और 1-2 लोग और थे। तो खैर हमने, क्योंकि उनसे 78 से जब वो पाकिस्तान आए थे तब से उनसे मुलाकात रही है और उनसे कुछ ना कुछ मैं सीखता ही रहा उनको। और वो बड़े नाइस आदमी थे, वो कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो हमेशा आके बताते थे कि क्या बात, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो सलाम दुआ हुई उनसे, तो वो फ़ौरन ही हाल जवाल के बाद तो मैंने कहा सर आपका मनिंदर जो है उसने तो 7 आउट कर दिए हैं हमारे पहली इनिंग में, और बड़ा अच्छा, आपका शागिर्द तो बहुत अच्छा जा रहा है। तो उनको गुस्सा था किसी बात पे कि दूसरी इनिंग में उसने इतने रन्स करवा दिए 200 पाकिस्तान के। तो कह रहे ओ यार क्या तुम बात कर रहे हो, ये कोई बॉलिंग की उसने? मैं बहुत अनाइड हूँ उससे। उर्दू में बोला था पंजाबी में? तो जैसे वो बोलते हैं वैसे बोले। वो मैं तो खुश नहीं है। मैंने उनसे कहा, मैं क्यों है सर, जान दे वो तो हर इनिंग इतने नहीं आउट करता ना बंदा। नहीं आउट करने की गल नहीं, उन्हें इन्ने रन दे देते। और देखें ऐसी विकेट के ऊपर वो जोर लगाया जा रहा है, अच्छा वो ये ख्याल नहीं कर रहे कि मैं वो शायद बेचारे अपने लिहाज से वो गुस्सा था, तो वो फ्रस्ट्रेशन में बोलने लगे कि वो ऐसी विकेट पे जहाँ इतना ब्रेक हो रहा हो, आपको जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है।
आप जब जोर लगाते हैं तो बैट्समैन बीट, तो विकेट कीपर भी बीट, तो स्लिप वाला भी बीट, तो गेंद निकल जाती है, पता ही नहीं चलता। इसमें तो सिर्फ ला के गेंद छोड़ें, एक जगह पे छोड़ें, वो खुद ब खुद बॉल ब्रेक हो रहा है। तो उसका बेनिफिट हमने ये हुआ कि मैं और तौसीफ एक दूसरे को देखने लगे। हमने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, हमने बोला जब हम भी ला के जोर मारे जा रहे हैं और लंबा लंबा टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो हमने ये चीज़ अडॉप्ट की नेक्स्ट दूसरे दिन। तो उसमें फिर ये था कि हम ज़्यादा वो कोशिश नहीं कर रहे थे, वो जैसे उनकी एडवाइस हमको मिली टिप्स के तौर पर, तो वो हमने इस्तेमाल की। तो फिर गावस्कर को भी आउट कर लिया, क्योंकि गावस्कर एक ऐसी विकेट थी जो कि वो स्लिप पे फिर कैच हो गया, क्योंकि ज़्यादा टर्न करते थे तो वो सलीम यूसुफ बेचारा बीट हो जाता था, तो स्लिप में से भी निकल जाती थी। तो फिर हमने जब जोर कम दिया तो फिर वो उसमें उनको खेलना पड़ता था, हर बॉल को खेलने में चांस होता है स्लिप में जाने का, इधर जाने का उधर। तो उसके बाद फिर वो एक हंगामा हो गया उनके। एक इंटरव्यू किसी ने मुझे मैच के बाद पूछा, तो मैंने उससे कहा वो क्या, उसने कहा कि आपके उस्ताद कौन है? मैंने कहा भाई मेरा उस्ताद तो वही बेदी साहब ही हैं, हम तो हमेशा से मेंटोर उनको ही मानते हैं। वो ही जब आते हैं पाकिस्तान तो कुछ ना कुछ बता देते हैं। अभी भी हमने बैठे थे तो हमसे उन्होंने बात की थी, तो उसने हेडलाइन लगा दी कि जी उन्होंने पाकिस्तानी स्पिनर्स को टिप दिए और ये किया, सिखाया, और ट्रेटर और गद्दार और ये वो। उनका फ़ोन सुबह सुबह आ गया 9 बजे। उन्होंने कहा मरे तू मैनू मराता है, मेरे घर पे पत्थर पै रहे ने, तुसी की कीता है? मैं कहा की होया सर? उन्हें वो तुमने मेरा नाम ले दिया कि मेरे ये वो मेरा तो बर्बाद, मेरा जीना हराम कर दिया उन्होंने। हर मैं कहा मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो अच्छी उसमें स्पिरिट में था कि भाई ये लोग खुश होंगे कि इंडियन, कि हमने यहाँ से कोचिंग हमारे को मिल रही है। हमको हमारे उस्ताद जो हैं वो बेदी साहब हैं, वो इंडिया के हैं। तो कहना जान दे भाई। बेदी साहब मैनेजर थे टीम के या कोच थे उस वक्त? नहीं, वो मेरे ख्याल है जनरल उसमें नहीं थे, टीम के साथ वो टीम जैसे सीनियर क्रिकेटर्स आते हैं मैच देखने के लिए, वो आए हुए थे, तो उनको भी इनवाइट किया होता उस फंक्शन में, तो वो फंक्शन में आए गए थे। तो इस तरह से ये एक वाक़या हुआ था ये हम लोग का। तो बेदी साहब से आपके उनका अब तो भाई फिर काफ़ी देर तक फिर पाकिस्तान से भी उनके साथ जब उनकी बर्थडे होती थी तो मैं यहाँ से टेलीफोन करता था, उनको ग्रीटिंग करता था। फिर जब ये अल्लाह को प्यारे हो गए तो फिर हमने ताज़ियत भी की। वहाँ के जो अखबार वालों ने पूछा भी हमसे, सवाल जवाब भी किए, तो वो फिर सुना है आपको काका कहते थे, बल्कि पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट कम्युनिटी आपको काका कहती है, क्यों? वैसे शुरू से ही एक वो इंडियन टीम जब 78 में आई थी तो वो गुजराती, क्योंकि मैं मेमन फैमिली है मेरे ताल्लुक़, तो गुजरातियों में काका जो है ना वो हमारे बड़े रिस्पेक्टेबल तरीके से जो होता है उसको कहते हैं। तो वो मुझे घावरी और ये सारे जितने प्लेयर थे वो इसी नाम से फिर बुलाने लगे काका करके। तो फिर सब पाकिस्तान टीम ने भी सुन लिया, फिर वो उन्होंने भी शुरू कर दिया, फिर देन एवरीबॉडी स्टार्टेड। मतलब क्योंकि जावेद मियादाद साहब को मैंने आपको काका कहते सुना है। अजय जी, हाँ, उनको आपके कप्तान भी शायद पहले जावेद मियादाद। जावेद ही, तो जावेद मियादाद बतौर कप्तान, बतौर खिलाड़ी, बतौर कोच, ग्रेट प्लेयर, ग्रेट कैप्टन। हमारी बैड लग है कि हमने इतने बड़े लेजेंड के साथ अभी हमने उसको कहीं यूटिलाइज नहीं किया, उसकी सर्विसेज इतनी नहीं ली जितनी उसको देनी चाहिए। ठीक है, देखिए परफेक्ट कोई नहीं होता, अल्लाह की ज़ात परफेक्ट है, सारे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो किसी को कोई चीज़ पसंद होती है, किसी को कुछ चीज़ नहीं पसंद होती है, मगर उसकी जो क्वालिटी है वो इस्तेमाल करनी है, जो उसका काम है, उसका काम। वो ग्रेट प्लेयर था और उसने पाकिस्तान की बहुत खिदमत की है, बड़े बड़े लोगों को सिखाया, सिलेक्शन किया। ये वसीम अकरम भी उन्हीं की पैदावार है। ये जितने प्लेयर आपके इंतज़ाम हुए ये वो सब उनसे सीखते रहे। आपके बहुत सारे कप्तान जो थे जिनको कप्तानी आती ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं था, तो उसकी भी बहुत मदद की है बैकग्राउंड में रहकर। तो भले वो एक्नॉलेज करें या ना करें, मगर बहुत सारे लोग हैं ऐसे। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल कासिम साहब। अभी गुफ्तगू का सिलसिला मैंने रोका है क्योंकि हमने इसको फिर शुरू करना है। और कब शुरू करना है? 23 तारीख को जब पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होगा, हम यहाँ 10 बजे दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। इकबाल कासिम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन इन किया। आपका देखने का शुक्रिया। आप अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिएगा कि कैसा लगा प्रोग्राम, क्या आप चाहते हैं मज़ीद। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।